लिस्ट भी यूज करता है कि भाई उसकी सिर्फ एक लिस्ट मुझे बना के दे दो, इससे ज्यादा तफसील मुझे फिलहाल नहीं चाहिए। आइडेंटिफाई कर दो, 6 करनी है, कोई सी भी 6, और इनपुट डिवाइसेस करनी है, ठीक है, लेकिन उसमें कीबोर्ड शामिल ना हो, यानी कीबोर्ड के अलावा माउस कर लें, टच पैड कर लें, ओसीआर कर लें, एमआईसीआर कर लें, क्यूआर कर लें, बारकोड्स कर लें, डिजिटल कैमरा कर लें, बाकी कोई डिवाइसेस। और उसके बाद फिर करना क्या है, स्टेट। अब ये देखें वहां कहा था आइडेंटिफाई, ठीक है, अब स्टेट से मुराद क्या है, एक पॉइंट की शक्ल में, सिंगल पॉइंट की शक्ल में। स्टेट वन एडवांटेज बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ ईच ऑफ दीज इनपुट डिवाइसेस। ठीक होगी सर बात। 6 जो डिवाइसेस हैं वो आइडेंटिफाई करनी है सिंपली आपने। अब इसका बेटा बिल्कुल सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो नोट्स में ही आपने देखा हुआ होगा, बुक में भी आई कैप ने अडॉप्ट किया है। 3 कॉलम्स बना लें, बजाय इसके कि पहले आप लिस्ट बनाएं, फिर नीचे आप उस डिवाइस की हेडिंग दें, उसके नीचे उसका एक बेनिफिट लिखें और डिसएडवांटेज लिखें। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। एक 3 कॉलम्स की ना, 3 कॉलम, अपनी शीट को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर लें। लेफ्ट वाले पहले कॉलम में उस डिवाइस का नाम कर लें, सेंटर वाला कॉलम जो है वो एडवांटेज कर लें, लास्ट कॉलम जो राइट पे आएगा उसको लिमिटेशन कर लें। पहले में उस डिवाइस का नाम लिखें, एडवांटेज में नंबर 1 लिख के या बुलेट लगा के एडवांटेज लगा दें, और अगले में उसकी लिमिटेशन लगा दें। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, कोई इसमें इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं थी। जैसा किताब में पढ़ा वैसा ही यहाँ आपके सामने आ गया और उसको वैसे ही छाप देना था, नथिंग डिफिकल्ट। और 6 नंबर का सीधा साधा सा सवाल था, 6 नंबर का, यानी अगर आप टोटल अगर हम कंसिडर करें ना, तो बेटे 6 लाइनों में या हद 7 लाइनों में इसका जवाब जो है वो मुकम्मल हो जाना था। एक तरफ आपने नाम लिखना था, आगे उसका एक एडवांटेज लिख देना था, एक डिसएडवांटेज। एक चीज का बेटे ख्याल करिएगा, एग्जामिनर कमेंट्स में उसने ये बात बार बार लिखी है कि स्टूडेंट्स बिला वजह हेडिंग्स देते रहते हैं। जहां पर हेडिंग की जरूरत नहीं भी होती वहां बिला वजह बीच में हेडिंग्स जो हैं वो ठोकते रहते हैं। इस चीज को एग्जामिनर जो है उसने बहुत डिस्करेज किया है कि बिला वजह में हेडिंग्स बना बना के लिखने का आपका टाइम भी जाया होता है और उसकी एग्जाम में जरूरत भी नहीं। जहां हो हेडिंग वहां तो फिर लिखना बनता है, वो बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जहां बेटे हेडिंग नहीं है, उसने स्टडी टेक्स्ट में भी नहीं मेंशन की, जरूरत भी नहीं है, बिला वजह आप उसके अंदर हेडिंग्स जो हैं वो ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी देखें, मैं आप चूंकि बेटा अभी पहला क्वेश्चन है, जरा मैं चाह रहा हूं कि आप अच्छे से इसको ना समझ जाए। ये देखें, ये सवाल हम इस तरह से, सबसे तरीका है वो मैंने आपको यूं समझाया है कि जी इस तरह करके 3 कॉलम्स बना लें, और ये इस कॉलम को बेशक जरा जो पहला कॉलम है इसको कदरे जरा छोटा रख लीजिएगा, सिर्फ डिवाइसेस के नाम ही लिखने हैं, कुछ इसमें और मुश्किल चीज तो है नहीं। और बाकी जो आपके हैं उनको जरा थोड़ा सा आप डिटेल्ड कर लीजिएगा, जरा थोड़ा स्पेस उसमें दे दीजिएगा ज्यादा। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ये चीज और बेहतर तरीके से आपको वाजे होती चली जाएगी। अब ये देखिए बड़ा आसान है, यहाँ आपने फॉर एग्जांपल माउस लिखा, यहाँ आपने नंबर 1 इसका एडवांटेज लिख दिया, नंबर 1 एक डिसएडवांटेज लिख दिया, बात खत्म। दूसरी डिवाइस लिख दी, फॉर एग्जांपल आपने क्यूआर कोड लिख दिए, एक एडवांटेज लिख दिया, एक डिसएड। अब बाज मर्तबा बच्चे बेवकूफी क्या करते हैं, यहां एक डिवाइस लिखी, पहली हेडिंग दी जी बड़ा बड़ा करके मार्कर से या जिस तरह से भी एक डिवाइस लिखी, कीबोर्ड, और नीचे इसको एक आधी लाइन में एक्सप्लेन भी किया। उसने वो एक्सप्लेनेशन बेटा मांगी ही नहीं है। फिर उसके बाद अगली हेडिंग जो है वो अल्लाह के फजल से देते हैं एडवांटेज, उसमें एक लिखते हैं, और फिर एक हेडिंग देते हैं डिसएडवांटेज, और फिर उसमें एक पॉइंट। अगली जब डिवाइस पे जाते हैं तो फिर उस डिवाइस का नाम लिखते हैं, और फिर उसके बाद हेडिंग देते हैं एडवांटेज, और फिर हेडिंग देते हैं डिसएडवांटेज। ये बेटे तरीकेकार इंतहाई 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 गलत है।
टाइम भी जाया हो रहा है, इसमें एग्जामिनर ने आपसे ये रिक्वायरमेंट भी नहीं की, बिला वजह हेडिंगें लगा लगा के और उसके ऊपर मार्कर, क्योंकि आदत है ना हमें वो हमारा जो कन्वेंशनल स्टडी है उसमें जी कितनी हर सवाल में जितनी ज्यादा हेडिंग्स दी होंगी उतना ही ज्यादा कहें कि जरा एप्रिसिएशन होती है उस चीज की। तो मेक श्योर कि आप वो वाली आदतें जो हैं उनको यहाँ पर यूटिलाइज ना करें और मतलब उनकी यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन ना करें, क्योंकि आई कैप में जो है वो समटाइम इतनी ज्यादा अप्रिशिएटेबल ये चीज नहीं मानी जाती। टाइम भी बचाएं, ठीक है, और चीजों को सही तरीके से सही सलीके से थोड़े से थोड़े वक्त में जितने उसके मार्क्स हैं, जितनी एग्जामिनर ने रिक्वायरमेंट दी हुई है उतनी ही रिक्वायरमेंट में उसको वो चीज सॉल्व करके प्रोवाइड करके चलें जी, और जो उसकी डिमांड है उसको प्रोवाइड करके क्लियर करके क्वेश्चन उसको प्रोवाइड कर उसको सेटिस्फाई कर दिया जाए। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बिल्कुल इसी तरह का सवाल जो है आइडेंटिफिकेशन वाला ही वो ही उसने पूछा है, तो उस सवाल को एक जरा नजर दौड़ा लेते हैं। ये सवाल उसने स्प्रिंग 2017 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। बिल्कुल थोड़े से मार्क्स का 3 नंबर का सवाल है। आइडेंटिफाई एनी 4 एडवांटेजेस, ठीक है। अब उसने डिवाइसेस नहीं की, उसने आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है 4 एडवांटेजेस जो हैं ईपीओएस के, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के, उसने एडवांटेजेस आपसे पूछे हैं सुपरमार्केट में, विच हैज अ हाई रेट ऑफ डेली सेल टर्नओवर। अब ये अगली बेटे जो उसने डिटेल दी है ना, गौर कीजिएगा, ये डिटेल जरा थोड़ी सी उसने एमई स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए कि पता नहीं सुपरमार्केट में बेटा ईपीओएस डेवलप ही वो करेगा जहां पर डेली बेसिस में ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। मेरा अगर एक ऐसा बिजनेस है जहां पूरे दिन में ट्रांजैक्शन ही एक होती है या 2 होती हैं, नेचर ऐसी है बिजनेस की, तो वहां शायद मुझे पॉइंट ऑफ सेल रखने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। वहां तो मैं खुद कस्टमर से इंटरेक्ट करके, लेकिन बेटे जैसे अल्फता है, बेम्बिनो है, आप लाहौर जाते हैं, एज करीम बख्श वाले हैं, पैकेजेस मॉल में डिफरेंट हैं, तो वहां पर कस्टमर का टर्नओवर बहुत ज्यादा है। अब आप अल्फते पे जाएं, बेतहाशा कस्टमर होते हैं और हर कस्टमर ने को 25-25 30-30 आइटम्स जो हैं डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के, डिफरेंट प्राइसेस के उठाए हुए होते हैं। अब हर एक का डेटा अगर आप खुद पुट करने बैठ जाएं मैनुअली, तो वो तो आपको शाम पड़ जाएगी उस चीज में ही, तो फिर आप एक इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप पेपर में इसको नोट्स में इसको देखेंगे तो एग्जैक्टली उसने एडवांटेजेस नीचे लिखे हुए हैं, और उन्हीं एडवांटेजेस में से कोई से 4 एडवांटेज जो हैं वो आपने बेटे उसको प्रोवाइड कर देने थे, कोई से 4 एडवांटेज जो हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि जब बेटा पेपर में आप अपीयर हो, एग्जाम में आप अपीयर हो, उसने अगर कहा है ना 4, तो एक आधा एडवांटेज, एक आधा पॉइंट ज्यादा लिख के आया करें। यानी अगर उसने 4 कहा है तो बिल्कुल गिन के 4 ही ना उसे पकड़ा आइएगा, 5 एक पॉइंट, एक आधा पॉइंट ज्यादा लिख आइएगा। फायदा उसका क्या होता है कि अगर बेटे हमारे पॉइंट्स में से कोई पॉइंट गलत है तो एग्जामिनर, मोस्टली एग्जामिनर जो हैं वो फिर क्या करते हैं कि जो गलत वाला पॉइंट होता है उसको एक्स्ट्रा में डाल देते हैं, और जो सही पॉइंट होता है, अगर आपने एक्स्ट्रा भी गलती लिख दिया तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर वो क्या करते हैं कि वो जो सही आपने लिखा है, ऑल्दो के वो एक्स्ट्रा होता है, लेकिन उसका फिर आपको ना मार्जिन दे देते हैं, अ चांस इज देयर। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि एक आधा पॉइंट जो है एक प्रैक्टिस बना लें अपनी, कि उसके अंदर ऐड कर लें उस चीज को। सो सिंपल, दो बिल्कुल सिंपल से सवाल थे इस पूरे पोर्शन में ना। इस पूरे पोर्शन में बेटे एक चीज जरा ख्याल रखिएगा, सवाल सिंपल सिंपल से आते हैं लेकिन आता जरूर है। बाज बच्चे जो हैं वो इस पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं कि ये एएफसी में टेस्ट हो गया है, पता नहीं अब दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। मजीद भी बेटे अब मैं दिखाता आपको चला जाऊंगा, इसमें से उसने रेगुलर क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन जब भी एमआईएस में से आता है एक आधा वो क्वेश्चन इस साइड में से पूछ लेता है। सो मेक श्योर कि आप इस पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर करें, और क्वेश्चन 6 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 7 नंबर का आता ही रहता है, मामलात बनते ही रहते हैं। ओके जी, आउटपुट डिवाइसेस में बेटा, और उसके बाद फिर उसने एक और ये भी बड़ा ही सिंपल सा उसने सवाल दिया है स्प्रिंग 2015 का,
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंपली बेटा उसकी मैचिंग करनी थी। ठीक है, सिंपली उसकी मैचिंग करनी है। जिस तरह आप कहें कि मॉनिटर्स जो हैं वो विजुअल आउटपुट है, बार कोड जो हैं वो इसको इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए बड़े अच्छे से यूज होते हैं। OMR जो है वो MCQs की चेकिंग में इस्तेमाल होता है। MICR जो है वो चेक्स के लिए यूज होता है। एक्चुअली चेक्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है MICR, चूंकि कॉन्फिडेंशियल होता है, अननोन कैरेक्टर्स होते हैं, तो जहां भी कोई सिक्योर डीलिंग होगी वहां आप यूज कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा जो है वो क्राइम सीन को रिकॉर्ड करने के लिए, और टच पैड जो है वो ऑपरेटिंग ATMs को ऑपरेट करने के लिए आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये भी एक 3 नंबर का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें बाज मर्तबा बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए गलती क्या करते हैं कि बेटे इसको ना रिप्रोड्यूस करने बैठ जाते हैं क्वेश्चन को, यानी दोबारा दोबारा से लिखने बैठ जाते हैं। इसमें नंबरिंग लगा के भी बड़ी आसानी से इसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। नंबरिंग को नंबरिंग के साथ मैच करके आप अपना लिखने का जो टाइम है वो बचा सकते हैं। 3 नंबर का मुख्तसर सा सवाल था। अच्छा जी, फिर दोबारा वापसी आते हैं पेज नंबर 234 पे। बेटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, टर्शरी स्टोरेज है और ऑफलाइन स्टोरेज है। तो इस पे बेटा पेज नंबर 234 से किसी का कोई क्वेश्चन हो, पेज नंबर 234 से किसी का कोई क्वेश्चन हो। जी बेटा, इस पेज से स्टोरेजेस में से किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओके जी, इसका बेटा फिर एक क्वेश्चन जो है, इसका एक क्वेश्चन जो है वो उसने अभी ये देखिएगा जरा, ऑटम 2015 में भी ये देखें जो मैं आपसे कह रहा था कि एक मिनट बेटा जरा प्लीज। अच्छा जी, तो वो बेटा जो मैं आपको बता रहा था कि देखिए क्वेश्चंस ये लगातार पूछता ही रहता है, इस पोर्शन में से अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ऑटम 2015 में देखें उसने पूछा है, स्प्रिंग 2018 में फिर पूछ लिया है, फिर उसके बाद आपकी जो इमीडिएट प्रीवियस अटेम्प्ट गई है ऑटम 2021 की, उसमें भी पूछा है। और अगर थोड़ा सा गौर करें तो एक बड़े चीज इसमें आपको और नजर आएगी कि 9 मार्क्स, 8 मार्क्स, 7 मार्क्स, अच्छी वेटेज का क्वेश्चन पूछा है उसने। ऑटम 2015 क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज और मेमोरी इज ए टेक्नोलॉजी कंसिस्टिंग ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड रिकॉर्डिंग मीडिया यूज्ड टू रिटेन डिजिटल डेटा। यहां आप देखें उसने उसमें लफ्ज यूज किया था आइडेंटिफाई, यहां उसने लफ्ज बेटे चेंज किया, अब ये कह रहा है डिफाइन। जी बेटा हैंड रेज दोबारा कीजिएगा, गालिबन किसी ने हैंड रेज किया था, गालिबन बेटी ने किसी ने किया था। गुड़िया दोबारा हैंड रेज कीजिएगा अगर गलती से नहीं हुआ तो, अदरवाइज फिर मैं डिस्कशन की तरफ वापस चलूं।
आई थिंक शायद गलती से हैंड रेज हो गया होगा, बंदा फारिग बैठा कुछ ना कुछ इधर उधर करता ही रहता है। डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स। अब ये देखिए उसने आइडेंटिफाई नहीं कहा, बल्कि उसने कहा है कि प्रॉपरली इनको डिफाइन कीजिए कि ये है क्या। इसका मतलब क्या है बेटा, वो आपसे थोड़ी सी तफसील चाह रहा है, ठीक है, थोड़ी सी वो आपसे डिटेल चाह रहा है। डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोरेज एंड गिव ये देखिएगा जी 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। ठीक है, हर एक की न सिर्फ दो एग्जांपल्स देनी है, प्लस ऑल्सो आइडेंटिफाई 1 एडवांटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ डेटा स्टोरेज। अब बेटा क्वेश्चन हमारा 3 हिस्सों में बट जाएगा। पहले अगर हम हेडिंग देंगे प्राइमरी स्टोरेज की, तो प्राइमरी स्टोरेज को हमने अब 3 डायमेंशन से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले तो हमने 2 से 3 लाइनें उसकी डेफिनेशन में लिखनी है कि ये स्टोरेज होती क्या है, प्राइमरी स्टोरेज होती क्या है। जब आप उसको डिफाइन करेंगे तो नेचुरल सी बात है बेटा, आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता रहे होंगे कि प्राइमरी स्टोरेज हम इस स्टोरेज को या इस तरह की स्टोरेज को हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं। फिर उसके बाद बेटा आपने उसकी एग्जांपल देनी है, लाइक रैम आपके पास जो है वो प्राइमरी स्टोरेज की एक एग्जांपल है। रोम को भी प्राइमरी स्टोरेज के अंदर ग्रुप जो है वो किया जाता है अपने डिजिटल नेचर की वजह से, एक्सेसिबिलिटी की वजह से। और उसके बाद फिर उसने कहा है कि उसका एक एडवांटेज जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अब थोड़ा सा बेटा अगर आप मार्क्स का ब्रेकअप देखें ना, मार्क्स का ब्रेकअप, यहां प्रैक्टिस के साथ अब ये चीज आपको क्लियर होती रहेगी। टोटल 3 है हमारे पास, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज और ऑफलाइन, ठीक है। और तीनों में मैं अगर डिवाइड करूं तो तीनों के हिस्से 3-3 मार्क्स आते हैं, 3 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट। और अगर उन 3 मार्क्स को भी मैं फर्दर डिवाइड करूं तो एक नंबर जा रहा है डेफिनेशन में, 2 मार्क्स जो हैं वो जा रहे हैं एग्जाम्पल में, और तीसरा जो आप इसके अंदर करते हैं वो आपका ईच टाइप उसकी एग्जाम्पल में, बल्कि नहीं सॉरी, हम इसको इस तरह से, 1 मार्क है डेफिनेशन का, 1 नंबर है 2 एडवांटेजेस का, ठीक है, और 1 नंबर है उसका एग्जाम्पल का। ठीक होगी सर बात? 3 चीजें हमने उसको बतानी है, डिफाइन करना है, 2 एग्जाम्पल्स देनी है और 1 एडवांटेज। तो हर एक के लिए उसने एक नंबर जो है वो 1 नंबर की डेफिनेशन, 1 नंबर के 2 एग्जाम्पल्स और 1 नंबर का 1 एडवांटेज। और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपने, अगर आपको याद हो जहां हमने इसको स्टार्ट किया था पढ़ना ओरिएंटेशन में, तो मैंने बेटा आपको टाइम कैलकुलेट करके दिखाया था कि तकरीबन 1 मिनट और 48 सेकंड जो हैं वो आपके पास एक क्वेश्चन के लिए, एक मार्क के लिए बन रहे हैं। तो अगर बेटा ये 9 नंबर का सवाल है तो एग्जैक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उस 1 मिनट और 48 सेकंड के साथ, तो आपको टोटल टाइम जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कितनी देर में आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और जब बेटा आप अपनी प्रेपरेशन को एनालाइज करें ना कि क्या मेरी प्रेपरेशन एग्जाम के लिए सही है, तो फिर भी बेटा यही क्राइटेरिया आपने रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहता हूं कि मैं ये सवाल अटेम्प्ट कर लूंगा, तो बिल्कुल अब किसी की जरूरत नहीं है, एक कागज को पेंसिल निकालें, घर में बैठे क्लॉक सामने रखें और टाइम का आइडिया लगाएं कि भाई फॉर एग्जांपल ये सवाल जो है ये मैंने 10 मिनट में खत्म कर लेना है। और आप इस सवाल को प्रॉपर लिखने बैठ जाएं और देखें कि क्या आप इस सवाल को 10 मिनट में खत्म कर पाते हैं या नहीं। लिखने के बाद वो जो आपका आंसर है उसे आप मैच कर लें अपने नोट्स के साथ, तो आपको बहुत बेहतरीन एक जजमेंट मिल जाती है कि इधर मैं एग्जाम के लिए तैयार हूं या अभी मुझे प्रेपरेशन की, या कौन से मेरे वीक एरियाज हैं। स्प्रिंग 2018 का बेटे क्वेश्चन नंबर 8, उसका बी पार्ट देखिएगा। डेटा स्टोरेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ठीक है, ये बात उसने बता दी है, वो 3 तो उसने ऊपर खुद ही बता दी हैं, अगर आपको अभी हम डिस्कस करके भी आए हैं। चौथी जो टाइप है इसके अंदर बेटा वो टर्शरी स्टोरेज है, यानी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है और ऑफलाइन स्टोरेज है। इसके अलावा भी बेटा टाइप्स हैं, लेकिन आपकी बुक में उसने यही मेंशन किए।
आइडेंटिफाई, ये देखें जी, फिर वही आइडेंटिफाई एंड गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज का बेटा और ख्याल कीजिएगा, ये जो लफ्ज कैरेक्टरिस्टिक है ना, इसके साथ बेशक इंडिकेट कर लीजिए, इसके उर्दू में मायनी हम कहते हैं खासियतें, खासियतें। और कैरेक्टरिस्टिक से बेटे मुराद क्या है कि इसमें एडवांटेज भी शामिल होता है और डिसएडवांटेज भी शामिल होता है, ठीक है, किसी चीज की जो कैरेक्टरिस्टिक है। अब अगर हम टर्शरी स्टोरेज की बात करते हैं तो टर्शरी को मेंटेन करना, उसकी कॉस्ट कंपैरेटिवली जरा लो होती है, लेकिन बेटा उसकी स्पीड डाउन है, स्पीड उसकी स्लो है, उतनी फास्ट वो एक्सेसिबल नहीं होती जितनी कि आपकी प्राइमरी स्टोरेज जो है वो एक्सेसिबल होती है। स्पीड उसमें स्लो हो जाती है, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, लगने वाली कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट उसकी कंपैरेटिवली कम होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में एडवांटेजेस भी शामिल हो जाएंगे और डिसएडवांटेजेस भी। 8 नंबर का सवाल है, चारों मीडियम्स के लिए उसने 2 मार्क्स जो हैं वो एलोकेट किए हुए हैं। 2 मार्क्स फॉर प्राइमरी, 2 फॉर सेकेंडरी, 2 फॉर ऑफलाइन स्टोरेज एंड 2 फॉर टर्शरी। और उनके बदले आपने क्या आइडेंटिफाई करने हैं, उनके एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज, या अदर वर्ड्स में बेटा आप कहें तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट अटेम्प्ट में बेटा जो क्वेश्चन आया है ये भी 7 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑटम 2021 का। और फॉर ईच ऑफ एग्जांपल्स लिस्टेड बिलो identify and explain the type of storage, also provide any one limitation for each type identified। ठीक हो गया। ये जो नीचे बेटे उसने दी हुई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क है और मैग्नेटिक टेप है। थोड़ा सा अगर आप इस पे गौर करें तो बेटे रैम का ताल्लुक प्राइमरी से है, लेकिन हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप जो है इसका ताल्लुक सेकेंडरी से है। और आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन क्या करना है, एक तो उसका स्टोरेज टाइप आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन, ये देखें चीज के ऊपर ना उसकी रिक्वायरमेंट पे गौर करना है कि ना सिर्फ उस स्टोरेज टाइप को आपने आइडेंटिफाई करना है, बल्कि उस स्टोरेज टाइप के मुतालिक एक आधी लाइन लिखनी भी है कि भाई अगर रैंडम एक्सेस मेमोरी की स्टोरेज टाइप प्राइमरी है तो प्राइमरी किसे कहते हैं, प्राइमरी स्टोरेज टाइप से हमारी क्या मुराद है। और मजीद वो उसमें क्या कह रहा है कि एक लिमिटेशन, एनी वन लिमिटेशन। तो जनाब आपके अब हर पार्ट के चूंकि तकरीबन 2 मार्क्स हैं जो आइडेंटिफाई आपने करने हैं, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा कि पहले आप उस को आइडेंटिफाई करेंगे और डिफाइन करेंगे, और उसके बाद फिर आगे उसका आप एक लिमिटेशन जो है वो लिख देंगे। तीनों सवाल जो सबसे बेटा इनमें आसान चीज और सिंपल बात आपको उम्मीद है नजर आ रही होगी वो ये है कि ये एग्जैक्ट जैसे आप बुक में छपे हुए हैं, एग्जैक्ट यहां पर भी बेटा वैसे ही हैं। इसमें से आपको अपनी तरफ से कोई लंबा चौड़ा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े सादा से मार्क्स हैं और ये बड़ी आसानी से अगर स्टूडेंट ने स्टडी टेक्स्ट अच्छे से तैयार किया है तो इन मार्क्स को पॉकेट करना कोई इतना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अच्छा जी, नेटवर्क्स का बेटे ये पोर्शन है और नीचे सिस्टम आर्किटेक्चर का पोर्शन है, जिसमें बेटे स्टार नेटवर्क्स, रिंग नेटवर्क, बस नेटवर्क और ठीक है, ये इनके सामने अगर आप लिखना चाहें ये बेसिकली टोपोलॉजीज होती हैं। टोपोलॉजी, TOPOLOGY, टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजीज इन्हें कहते हैं। स्टार एक टोपोलॉजी है, रिंग एक टोपोलॉजी है, बस एक टोपोलॉजी है, ट्री एक टोपोलॉजी है। और आप लोग बेटे जानते हैं कि सिस्टम आर्किटेक्चर 2 तरह के होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं जिसमें सेंट्रल जो सिस्टम है वो पूरे नेटवर्क को स्टोरेज और प्रोसेसिंग की फैसिलिटेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। जो डिसेंट्रलाइज होते हैं उनमें हर सिस्टम के पास अपनी कंप्लीट कैपेसिटी होती है और वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। डिसेंट्रलाइज में फिर मजीद आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं जिसमें पीयर टू पीयर और जिसके अंदर आपका क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी। ऑर्डिनरीली जो हम नेटवर्क्स आजकल देख रहे हैं उनमें मोस्टली बेटा आपको क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी नजर आएगी। ये नीचे जो टोपोलॉजीज हैं ये टोपोलॉजीज भी आप लोगों ने AFC के अंदर इसी तरह ही मुझे याद है वहां मौजूद हैं।
और बहुत तफसील से न सिर्फ आपने पढ़ी होंगी बल्कि एग्जाम भी उनका दिया हुआ है। बट स्टिल अगर यहाँ तक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में, नेटवर्क में, टोपोलॉजीज में अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज फरमाइए। अब मेरा ख्याल है बेटा इससे ज्यादा जो है वो अब और हम किस तरह इंटरेक्ट कर सकते हैं कि मैं बिल्कुल एक एक पेज करके आपके सामने चल रहा हूं कि भाई इस पेज में अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है या इस पेज में या इस लाइन में कहीं भी, तो कोशिश तो मेरी ये है कि हम इसको सुकून और तसल्ली के साथ मुकम्मल करें। तो यहां तक बेटे कोई क्वेश्चन हो, बजाय इसके कि आप अपने सिस्टम के कंट्रोल्स के साथ खेलते रहें कभी हैंड रेस कर दिया और कभी लो कर दिया, कभी कैमरा ऑन कर दिया और कभी कैमरा ऑफ कर दिया, तो ज्यादा बेटा आप अपने स्टडी टेक्स्ट के ऊपर, नोट्स के ऊपर तवज्जो दें। कोई कंफ्यूजन है, कोई मसला है तो बताएं ताकि हम उसको डिस्कस करके तो क्लियर कर लें साथ के साथ। इसमें भी बेटा उसने स्प्रिंग 2015 क्वेश्चन नंबर 10 उसका बी पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन देनी थी, ये देख लीजिए। अगर थोड़ा मैं ऊपर जाऊं, यही एग्जैक्ट डेफिनेशन ये लिखनी थी। टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अलाउ कंप्यूटर टू एक्सचेंज डेटा विद ईच अदर यूजिंग फिजिकल मीडिया और वायरलेस मीडिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, जो बुक में लिखा था एग्जैक्ट उठा के वहां पर छाप देना था, कोई उसमें तब्दीली नहीं थी लानी। स्पेसिफाई एनी टू इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस, ठीक है, कोई से दो। तो ये ऊपर उसने बेटे यूजेस जो हैं वो लिखे हुए हैं, उसने वहां यूजेस के नाम से लिखा हुआ है। वो यूजेस जो है बेटा एक्चुअली उसके एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, आप ईमेल्स कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब को इंटरनेट की फॉर्म में एक्सेस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर्स को, डेटाबेसेस को, जिसे मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बता रहा था, रिसोर्स शेयरिंग इसको कहते हैं। आप रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बुकिंग्स वगैरह करवा सकते हैं, व्हाट्सएप और इस जैसे जो और सॉफ्टवेयर हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग हो सकती है, इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन, जिसको बेटे आप यहाँ एक स्काइप की उसने एग्जांपल दी है। इसके अलावा आप लोगों ने एएफसी के अंदर भी पढ़ा होगा, शुरू के अंदर चैप्टर के अंदर वो बताता है वॉइस ओवर आईपी, वीओआईपी। आजकल बहुत ज्यादा इसके, अगर आपने कहीं ऑफिसेज में देखे हो, बड़ी मशहूर कंपनी है ये सिस्को वाले, उनके वो टेलीफोन सेट्स पड़े हुए होते हैं और वो वॉइस ओवर आईपी है। यानी आप कन्वेंशनल इंटरनेट जो आपका चल रहा है, ऐसी इंटरनेट को आप एज अ टेलीफोन भी यूज करते हैं, बाकायदा एक्सटेंशंस वगैरह और उसकी पूरी वर्किंग होती है। सेंट्रलाइज्ड पूरा निजाम जो है वो, बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में बैंक्स ने और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने वो सेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो एक्सेस कर लिया है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। नीचे अगर एक आप सवाल और देख लें, ऑटम 2017 का क्वेश्चन नंबर 10 है और उसका भी बी पार्ट ही है। इन मॉडर्न डे बिजनेसेस कंप्यूटर नेटवर्क्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, हमें भी पता है, उसने एक आइडिया हमें बता दिया। ब्रीफली एक्सप्लेन, ये देखें, ये तीसरी एक शक्ल और आई है जिसे वो ब्रीफली एक्सप्लेन कह रहा है। अभी तक बेटे आपने पढ़ा था आइडेंटिफाई, आपने पढ़ा था डिफाइन। ये देखें अब उसने एक और चीज कि जी ब्रीफली उस चीज को आपने एक्सप्लेन करना है और थोड़ा जरा बताना है कि ये क्या सूरत हाल है, क्या वर्किंग है। ब्रीफली एक्सप्लेन देयर रोल इन इंप्रूविंग द ऑफिस एनवायरनमेंट। ठीक हो गया, तो ये सिर्फ उसने बेटा लफ्जों का थोड़ा सा हेर फेर किया है। इंप्रूविंग द ऑफिस एनवायरनमेंट से मुराद क्या, वो उसके एडवांटेजेस। भाई इंप्रूव करने से यही मुराद है ना कि वो क्या एडवांटेजेस हमें देता है जिससे हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट जो है वो इंप्रूव हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो वो देख लें, इसने सेम चीज को अब 3 तरह से यूज कर लिया है। इसने उसे एडवांटेजेस भी लिखा है, इंप्रूविंग भी लिखा है और इसने उसको यूजेस के नाम से भी यहां जाहिर किया है। सिस्टम आर्किटेक्चर में उसने सिंपल सा, आप उसको कहें कि 2 मार्क्स का बेटे क्वेश्चन, उसने जो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है सिस्टम आर्किटेक्चर की, एग्जैक्टली वही डेफिनेशन आपने छाप देनी थी। अभी तक बेटा जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं आया जिसमें आप कहें कि आपको बहुत ज्यादा को अपना दिमाग लड़ाना पड़ा हो या बहुत ज्यादा कोई चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ा हो। सिंपल सिंपल से सवाल आते हैं, इतना बहुत ज्यादा कोई माजरत के साथ आतंक नहीं फैलाता आई कैप जो है। और अगर आपने
चीजों को सही मायने में तैयार किया हुआ हो तो उनको अटेम्प्ट करना कोई इतना दुश्वार नहीं होता। देन बेटा हमारे पास जो सिस्टम आर्किटेक्चर में जो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम आर्किटेक्चर है उसमें ये क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, फाइल सर्वर, सर्वर की बेटे डिफरेंट टाइप्स होती हैं। नेटवर्क्स पढ़ी होंगी आप लोगों ने, फाइल सर्वर होते हैं, नेटवर्क सर्वर होते हैं, कम्युनिकेशन सर्वर होते हैं, फ्रंट एंड सर्वर्स होते हैं, बैक एंड सर्वर्स होते हैं, फायरवॉल सर्वर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारी इसकी शक्लें हैं। जहां पर सिंपल सी बात है, काम का वॉल्यूम, काम की इंटेंसिटी, काम की बहुत ज्यादा स्पीड जो है वो रिक्वायर्ड है, वहां आप डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए अलहदा अलहदा सर्वर लगा के उनकी म्यूचुअल ब्रिजिंग कर देते हैं। लेकिन बाज मज़ा बेटे जहां काम का इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं होता या कोई डेटा इतना सेंसिटिव नहीं है या इतनी कोई भाग दौड़ नहीं मची हुई, तो वहां बेटा एक ही सर्वर ये मल्टीपल काम जो है वो परफॉर्म कर लेता है। यानी वो सिंगल सर्वर होता है, उसी सर्वर पे आप अपनी नेटवर्किंग भी चला रहे हैं, उसी सर्वर के ऊपर आप बैकअप भी ले रहे हैं, उसी सर्वर के साथ आपने एक बड़ा हैवी ड्यूटी जो है सेंट्रलाइज्ड प्रिंटर जो है वो अटैच किया हुआ है, पूरा नेटवर्किंग वहां से प्रिंटिंग भी निकाल रहा है। सो डिपेंड करता है आपके स्पेसिफिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। फाइल सर्वर क्या होते हैं, नेटवर्क सर्वर क्या होते हैं? सिंपल सी बात है बेटा, जो आपके फाइल स्ट्रक्चर को मैनेज करें, फाइल स्ट्रक्चर को, तो ये फाइल सर्वर्स कहलाते हैं। जो ओवरऑल नेटवर्क को, नेटवर्क में ट्रैफिक की मूवमेंट को, नेटवर्क में डेटा की सिक्योरिटी को, यानी नेटवर्क रिलेटेड जो इश्यूज को मॉनिटर कर रहे हों, वो सर्वर कहलाते हैं। फिर उसके बाद उसने नीचे उसकी कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो प्रोवाइड किया है कि जो नेटवर्क हैं वो बेटा अपनी कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद के ऊपर भी डिफरेंट होते हैं कि किस तरह से आपने उनको कॉन्फ़िगर किया है। आमतौर पर तो ये होता है ना, कंप्यूटर स्टैंड अलोन काम कर रहे होते हैं। जैसे अब मेरा नेटवर्क है, मेरा अगर ये लैपटॉप है और अगर बेटा मैंने इसको वाईफाई से या इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ तो ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। लेकिन अब चूंकि मैं एक मीटिंग में हूं तो मैंने इसको वाईफाई से लिंक किया हुआ है और हमारे और आपके सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में लिंक हुए हैं, नेटवर्क में हैं। तो स्टैंड अलोन भी हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड भी हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया कि सेंट्रलाइज्ड में बेटे हमारे पास होता क्या था, जो सेंट्रल कंप्यूटर होता था सारी कैपेबिलिटीज उसमें होती थी। वो नॉर्मली एक मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर होता था, प्रोसेसिंग भी वही करता था, स्टोरेज भी वही करता था। जो साथ दूसरे कंप्यूटर जहां यूजर काम करते थे उन्हें हम टर्मिनल्स कहते थे, और टर्मिनल में सिर्फ दो ही फंक्शन होते थे, एक इनपुट का और एक आउटपुट का। बहुत पुराने ये कंप्यूटर्स हैं, आप लोगों ने तो कहीं देखे भी नहीं होंगे। आप लोगों का जो दौर है वो डिसेंट्रलाइज का दौर है, जिसमें अब जैसे देखें ना, आप गूगल के सर्वर से कनेक्ट होते हैं, गूगल के सर्वर से, तो बेटा आपके कंप्यूटर में तो हर चीज अपनी मौजूद है, इनपुट भी है, आउटपुट भी है, स्टोरेज भी है, प्रोसेसिंग भी है, हर चीज मौजूद है, कम्युनिकेशन भी है। लेकिन आपने खुद को गूगल के सर्वर के साथ क्यों कनेक्ट किया है? बिकॉज गूगल के पास कुछ रिसोर्सेज हैं और उस कनेक्टिविटी की वजह से वो रिसोर्सेज आप शेयर कर रहे हैं। जैसे गूगल के पास एक बहुत बड़ी डेटाबेस है जिसके अंदर बेटे दुनिया जहान की जो इंफॉर्मेशन है वो छुपी हुई है, और आप उस डेटाबेस में से अपने मतलब की इंफॉर्मेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं। सो रिसोर्स शेयरिंग के लिए, या अगर आप गेमिंग वगैरह में दिलचस्पी रखते हो तो रिसेंटली कुछ अरसा हुआ है गूगल ने ये काम शुरू किया है कि जी अब आप अपना गेमिंग कंसोल ना खरीदें, PS5 वगैरह या कोई वो दूसरा माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो ना खरीदें, बल्कि आप सिर्फ कंट्रोलर ले लें और कंट्रोलर्स को लिंक करें अपने कंप्यूटर के साथ, और आपका कंप्यूटर हमारे सर्वर्स के साथ लिंक हो जाए, और आपको सिर्फ जरूरत है एक अच्छे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की। सारी गेम जो होगी, उसकी स्टोरेज, उसकी प्रोसेसिंग, गेम को रन करना, चलाना, दौड़ाना, हर चीज करना वो हमारे सर्वर करेंगे। आपने बस सिर्फ अब सुकून से बैठ के अपने कंप्यूटर पे वो गेम कंट्रोलर्स की मदद से वो गेम खेलनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो रिसोर्स शेयरिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम सेंट्रलाइज में देखते हैं। फिर मल्टी यूजर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं, यानी एट द डिस्ट्रीब्यूटेड से बेटे मुराद क्या होती है कि फिजिकली भी और जियोग्राफिकली भी ये सिस्टम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ओवर द एरिया, प्रोसेसिंग किसी एक जगह पे नहीं हो रही होती।
और मल्टी यूजर होते हैं, यानी एट द सेम टाइम एक ही यूजर नहीं बल्कि बहुत सारे यूजर एट द सेम टाइम उस पूरे के पूरे नेटवर्क को यूज कर रहे होते हैं। इसमें ही फिर मजीद इसने जियोग्राफी की बुनियाद पे बेटा लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग, एक कवर्ड एरिया है, खास जियोग्राफिक डिफाइंड बिल्कुल स्पेसिफिक एरिया में हो। फिर वाइड एरिया नेटवर्क है जिसकी हम कहते हैं जी ग्लोबल वर्किंग है, बल्कि अब तो ये ग्लोब से भी ऊपर निकल गया है थोड़ा सा, जिसकी आप इंटरनेट मिसाल एक देते हैं। और एक मजीद इसने आगे जाके मेंशन शायद किया हो, हाँ जी, मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन कहते हैं इसको। जैसे बेटे आपके घर में अगर मुझे अब आइडिया नहीं है, उम्मीद है कि केबल वगैरह अगर आपने अपना डैश एंटीना नहीं लगवाया हुआ तो ये आम जो गली मोहल्लों में केबल चल रही है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन। यानी अगर आप कहें मशहूर जो कंपनीज हैं लाइक जैसे सिग्नल्स वाले हैं, या जैसे आप कहें कि एक आदि और कोई कंपनी है, मीडियाकॉम वाले हैं, तो इनका नेटवर्क जो है वो पूरे फैसलाबाद के अंदर इन्होंने, और फैसलाबाद के जो करीबी कस्बे वगैरह छोटे छोटे देहात वगैरह है वहां तक फैलाया हुआ है। तो ये एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसके अलावा भी इसमें होते हैं, उसको एक होता है उसको पैन बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। फिर इस तरह से और इसके अंदर कुछ अच्छी वेरिएशंस आपको मालूम होती हैं, मिलती हैं। तो ये जियोग्राफी के हवाले से है। यहाँ उसने एक कंपैरिजन भी दिया हुआ है। कंपैरिजन में बेटा आप लोग भी यही चीज ख्याल रखिएगा, ये कंपैरिजन के सवाल ना कुछ और चैप्टर्स में भी आपको नजर आएंगे। तो कंपैरिजन जब भी करना है वो ऐसे ही, एग्जैक्टली ऐसे ही कॉलम्स बना के और दोनों चीजों को पैरेलल दिखाना है ताकि एग्जामिनर उनको आसानी से चेक कर सके। तो इससे मुताल्लिक बेटे अगर कोई सवाल है तो प्लीज फरमाइएगा। यहां से हमने शुरू किया है क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में कोई क्वेश्चन है, लोकल एरिया नेटवर्क का कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा, वाइड एरिया का समझ नहीं आ रहा, डिफरेंस में कोई इशू है, या मेट्रोपॉलिटन एरिया में बेटे कोई मसले मसाइल हैं तो प्लीज फरमाइएगा अगर कोई क्वेश्चन है तो, श्योर, ताकि हम उसको देख लें जरा और उसको समझ लें। जी बेटा। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर ये डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग में ना एक लाइन दी हुई है, कंट्रास्ट विद डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग। सर इस लाइन की मुझे समझ नहीं आई। बेटा कंट्रास्ट से यहाँ उसकी मुराद कंपैरिजन करवाना है, ठीक है। मैं स्पेसिफिक उस लाइन पे जाता हूँ और उस लाइन को आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरा ख्याल बेटा आपने कॉन्फ़िगरेशन में लिखी हुई है बेटा। यस सर, डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग। डिसेंट्रलाइजेशन में ले जरा तवज्जो से सुनिएगा आप जरा। Having all the data information processing carried out at, हाईलाइट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेवरल डिफरेंट लोकेशंस, ठीक है। डेटा को डिफरेंट जगहों पे रखना, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट जगहों पे और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ही उसको प्रोसेस करना। जो फॉर एग्जांपल अब देखिएगा कि बेटा पूरी दुनिया में फॉर एग्जांपल हमारा एक नेटवर्क है, कुछ हमारा डेटा लर्न, जैसे चलें मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम बैंक की एग्जांपल लेते हैं कि बैंक है, उसका हेड ऑफिस जो है वो फॉर एग्जांपल कराची में है, उसकी एक ब्रांच फैसलाबाद में है, एक ब्रांच इस्लामाबाद में है, एक ब्रांच उसकी लंदन में है, एक ब्रांच उसकी फॉर एग्जांपल शंघाई में है। तो मेरी बेटी हर जगह अपना अपना डेटा होगा गुड़िया। बेटे आवाज आ रही है आपको? यस सर। आवाज सर हेड ऑफिस में होगा। सॉरी बेटा। सर हेड ऑफिस में सभी बैंक्स का डेटा मौजूद होगा। अच्छा मेरी बेटी, अगर सारा डेटा मैं सिर्फ हेड ऑफिस में ही जमा करके रखूं और दरमियान में फॉर एग्जांपल कोई आंधी चल पड़े, कोई सैलाब आ जाए, सुनामी आ जाए, समुंदर के नीचे जो इंटरनेट वाली केबल है वो कट जाए, तो फिर बेटा डेटा तो सारा हेडक्वार्टर में ही पड़ा होगा, फिर तो ब्रांचेस सारी फारिग होके बैठ जाएंगी। क्या ख्याल है? सर नहीं, ब्रांचेस में होगा लेकिन हेड ऑफिस में सभी का डेटा मौजूद भी होगा। ये बेटा अब सबका अपने एग्जैक्टली अपने पास भी होगा। जी मेरा बच्चा, ये आपने पॉइंट जो है वो इसी पॉइंट को आपने समझना है। वो जो पहले आप बात कह रहे थे वो सेंट्रलाइज्ड होता है, जिसमें सबका डेटा एक जगह ही जमा होता है।
डिस्ट्रीब्यूटेड में मेरी बेटी क्या होगा, डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होगा कि हर एक के पास अपना अपना डेटा भी होगा और उस डेटा की एक कॉपी मेरी बेटी कहां मौजूद होगी, सेंट्रलाइज्ड में मौजूद होगी। इन दो जगहों के ऊपर बेटे डेटा रखने का हमें फायदा क्या हो रहा है? हम इजीली उसे असेस कर सकते हैं। कौन बेटा इजीली एक्सेस कर सकता है, हेड ऑफिस वाले के ब्रांच वाले? दोनों। दोनों ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा मेरी बेटी, अगर फॉर एग्जांपल जो हेड ऑफिस है उसके ऊपर, तो उस सूरत में फिर आपको क्या एडवांटेज होगा? उस सूरत में हम किसी और ब्रांच से वो सारा डाटा ले सकते हैं। ले सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। हेड ऑफिस में बेटा आग लग गई, डेटा सारा जाया हो गया, तो स्टिल डेटा आपका। अच्छा इसी तरह बेटा अगर फैसलाबाद ऑफिस में आग लग गई खुदा ना खास्ता, तो फैसलाबाद ऑफिस क्या करेगा? तो किसी और ब्रांच में पड़ा होगा। किसी और में बेटा क्यों पड़ा होगा, हेड ऑफिस में पड़ा हुआ होगा गुड़िया, किसी और ब्रांच में क्यों पड़ा होगा? ये मेरी बेटी इस तरह से है, ये देखिए जरा प्लीज, ये जरा समझिएगा इसको। ये मेरा गुड़िया अगर हेड ऑफिस है और ये मेरी ब्रांचेस हैं, तो हर ब्रांच के पास बेटे अपना अपना डेटा भी होगा और उस डेटा की एक कॉपी जो है वो साथ साथ अपडेट होती रहेगी। कहां पर? वो हेड ऑफिस में। स्क्रीन नजर आ रही है आपको पुत्र? यस सर। हाँ, तो अब अगर अगर फॉर एग्जांपल हेड ऑफिस वाला डेटा खराब हो जाता है तो वो कहां से ले लेगा? ब्रांच से। और अगर बेटे ब्रांच का डेटा खराब हो जाता है तो वो कहां से ले लेगा? हेड ऑफिस से। सो हमारा डेटा मेरा ख्याल है कि ज्यादा सिक्योर रहेगा, ज्यादा। इसी तरह से अगर बेटे दरमियान में ये कम्युनिकेशन टूट जाती है, कम्युनिकेशन टूट जाती है, आप मेरी बेटी जाती हैं फैसलाबाद ब्रांच में और आप जाके कहती हैं कि जी ये मुझे मेरा 5 लाख का चेक जो है ये ऑनर कर दें, तो फैसलाबाद ब्रांच वाले तो फिर बेटा आपको ना कर देंगे ना कि नहीं जी वो दरमियान में तार टूटी हुई है, तो जिस दिन हमारा हेड ऑफिस की तार ठीक होगी हम उस दिन आपको 5 लाख रुपया निकलवाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फैसलाबाद वालों के पास बेटा अपना डेटा, इनके पास लोकल डेटा भी पड़ा हुआ है और ये उस लोकल डेटा की मदद से आपका चेक फौरी तौर पर क्लियर करके, जब ये कम्युनिकेशन लाइन ठीक हो जाएगी तो ये इस लोकल डेटा को अपडेट कर लेंगे किसके साथ से? हेड ऑफिस के साथ। कॉन्फ़िगरेशन गुड़िया समझ आ रही है बेटा किस तरह से हम इसको यस वर्कआउट कर सर। रहे हैं? चलें। ऑल्दो डेटा में बी ट्रांसमिटेड, ये देखें, ऑल्दो डेटा ट्रांसमिट होता है बिटवीन द कंप्यूटर्स पीरियोडिकली, ठीक है, पीरियोडिकली। अच्छा बेटा पीरियोडिकली में कोई कंडीशन है कि हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद, कोई कंडीशन है मेरी बेटी पीरियोडिकली में? तो ये उन्होंने खुद आइडेंटिफाई किया होगा कितनी देर बाद। हम किन फैक्टर्स को मेरी बेटी कंसिडर करेंगे टाइम डिसाइड करने के लिए कि हमें हर हफ्ते करना चाहिए या हर घंटे करना चाहिए या हर 5 मिनट में करना चाहिए? सर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है गुड़िया? कि वो डाटा उन्हें कब कब चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए। अच्छा मेरा पुत्र, हाँ ठीक है, किसी हद तक आपकी बात सही है। मतलब गुड़िया अगर हमारा डेटा बेटा बहुत तेजी तेजी से अपडेट हो रहा है, क्विकली अपडेट हो रहा है, तो क्या हमें उसका बैकअप भी फिर जल्दी जल्दी नहीं क्रिएट करना चाहिए? यस सर। अच्छा एक और चीज जरा देखें, आपकी बुक वाले ने ना ये लफ्ज पीरियोडिकली लिख के जरा थोड़ा सा ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। बेटा पीरियोडिकली जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं पीरियोडिकली, अब मेरी गुड़िया जरा आंसर एहतियात से दीजिएगा, तो पुत्र ये बैच प्रोसेसिंग होगी कि रियल टाइम होगी? सर रियल टाइम। ये शाहिद अफरीदी वाली बात कर दी आपने। रियल टाइम मेरा बच्चा कैसे? पीरियडिकली है तो ये बैच होगी। यस। ये बैच बैच। होगी मेरे बच्चे, बैच होगी। यस। देखे ना आपने, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 मिनट में एक बैच बनाया और फिर कर दिया, तो इसका एक मजीद बेहतर हल क्या हो सकता है, और बेहतर हल क्या हो सकता है रियल कि टाइम। जैसे रियल टाइम, जैसे ही फैसलाबाद ब्रांच में ट्रांजैक्शन हो वो फौरी तौर पर कहां अपडेट हो जाए? हेड ऑफिस में भी अपडेट हो जाए। ठीक है, तो ये लफ्ज जो पीरियोडिकली है इसके साथ एक और चीज अपने जहन में रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि हम उसे पीरियोडिकली ही अपडेट करें, हम उसे साइमल्टेनियसली भी अपडेट कर सकते हैं, वो रियल टाइम हो जाएगा। अगली चीज देखें, इट एम्प्लॉयज लिमिटेड डेली कम्युनिकेशन। ये देखें अब वो पीरियोडिकली को ही आगे एक्सप्लेन कर रहा है कि हम क्या करेंगे, डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन बेटा वो कम्युनिकेशन कैसी होगी? वो लिमिटेड होगी।
लिमिटेड कैसे है? 5 ट्रांजैक्शंस इकट्ठी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी मैं हर 2 घंटे बाद बैकअप बना दिया करूंगा। सुबह 9 बजे से लेके 11 बजे तक मैंने काम किया फैसलाबाद ब्रांच में, 2 घंटे का डेटा इकट्ठा किया, कराची भिजवा दिया, फिर अगले 2 घंटे काम किया, फिर उसका। तो ये बेटे लिमिटेड अप्रोच है। कंट्रास्ट विद डिस्ट्रीब्यूट, अब वो कहता है इसको कंपेयर करो। यहां जो कंट्रास्ट लिखने का बेटा उसका मतलब है वो ये है कि इसको कंपेयर कीजिए कंट्रास्ट विद डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग। अब वो कहता है इन दोनों में कंपेयर करो कि जहां डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच बेटे फॉलो की जाती है या जहां सेंट्रलाइज्ड अप्रोच जो है वो फॉलो की जाती है। अगर ये सारे का सारा ये देखें, अगर ये पूरा स्ट्रक्चर जो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूं, अगर बेटे हम ब्रांच में डेटा रखें ही ना गुड़िया, लोकल डेटा रखें ही ना, और डेटा हम हमेशा रखें ही हेड ऑफिस में, तो फिर तो हमें बार बार उसको अपडेट करना पड़ेगा ना। क्या यस ख्याल सर। है? हाँ, एक ट्रांजैक्शन हुई, अपडेट किया। अब दोनों को मेरा बच्चा आप कंपेयर कर लेना मेहरबानी करके, दोनों को कंपेयर कर लेना। अगर आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूटेड रखते हैं तो उसमें क्या होगा, और अगर बेटे सेंट्रलाइज्ड रखते हैं तो उसमें क्या होगा। छोटा सा एक आइडिया आपको दे देता हूं। अगर आप सेंट्रलाइज्ड रखेंगे तो बेटे आपको इसको कॉन्टिन्यूस अपडेट करना पड़ता रहेगा, कॉन्टिन्यूस अपडेट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर इवन आप लिमिटेड भी अपडेट कर सकते हैं, लिमिटेड भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि डेटा ब्रांच में भी पड़ा हुआ है और डेटा हेड ऑफिस में भी। ऐसे भी तो बेटा किया जा सकता है कि पूरे दिन ब्रांच काम करती रहे और शाम को जब ब्रांच बंद हो जाए तो फिर वो डेटा अपडेट कर लें, ऐसा भी हो सकता है। यस सर। इसमें बेटे कॉस्ट ज्यादा आएगी कि कम आएगी? सर कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट कम आएगी, लेकिन बेटा ब्रांच का डेटा हर वक्त हेड ऑफिस में अपडेटेड अवेलेबल होगा कि नहीं होगा? सर होगा, हर वक्त नहीं होगा, लेकिन डेली बेसिस पे जब वो शाम को शाम करेंगे तब भी। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक ट्रांजैक्शन 16 तारीख को की है तो ब्रांच की वो ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस में फिर अपडेट कब होगी? वो 17 को होगी। ठीक है, तो यस सर। डिस्ट्रीब्यूटेड में बेटे फायदा क्या आ रहा है? लिमिटेड आ रहा है, लेकिन इसका एक छोटा सा नुकसान क्या आ रहा है कि बेटे माइट भी डेटा प्रोसेसिंग थोड़ी सी डिले हो जाए। ठीक है, इधर क्या है, कॉन्टिन्यूस हो रही है, इस कॉन्टिन्यूस की वजह से बेटे माइट भी आपकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी हाई हो जाए। ठीक होगी सर यस बात सर। के कि नहीं? यस। हाँ, थैंक तो यू इस सर। दैट इज द वे मेरा बच्चा, कि आपने ना जब एक, अब देखें सिंपल समझा, क्योंकि बेटा ये स्टार्ट के दिन है, जरा मुझे थोड़ा सा इसलिए ज्यादा बोलना पड़ रहा है। 3-4 लाइनें आपने पढ़ी हैं, लेकिन बेटे 3-4 लाइनों में कितने कॉन्सेप्ट्स निकले हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन 3-4 लाइनों के हवाले से बेटा वो कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी भी एंगल किसी भी डायमेंशन से पूछ सकता है। डन होगी सर बात? यस सर। ठीक हो गया मेरा बच्चा। हाँ जी पुत्र, किसी और का कोई सवाल हो इसमें, यहां तक कोई और कंफ्यूजन हो? जी हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्लोज लूप सिस्टम में सर लिखा स्टॉक इन क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम। बेटा अभी उधर जरा ना क्लोज लूप तक पहुंच लेने दो मुझे, ठीक है? क्लोज लूप पे, हाँ वहां मेरा बच्चा मैं पहुंच लूं तो काइंडली आप अपना ना क्वेश्चन वहां रिपीट कर लीजिएगा, इस तरह फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन सम टाइम बन जाती है। अच्छा जी, यहां तक बेटे इस पेज तक जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं या जो गुड़िया को मैंने एक्सप्लेन किया है उसके हवाले से कोई कंफ्यूजन हो? एग्जैक्टली बेटा आपने यही प्रैक्टिस जहन में रखनी है कि जब भी आपने कुछ पढ़ना है तो आपने उसको इसी तरह से बेटा आपने उसको डिफरेंट एंगल से आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंट एंगल से आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा यार अगर इसने ये एक लफ्ज लिखा है तो इससे क्या मुराद होगी। जैसे देखें ना, उसने लफ्ज एक कंट्रास्ट लिख के तो दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन की तरफ आपको मूव करवा दिया कि भाई दोनों को कंपेयर करके देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या फायदा नुकसान होगा, सेंट्रलाइज्ड में क्या फायदा नुकसान होगा। माइट भी बेटे आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जहां सेंट्रलाइज्ड ज्यादा फायदे में रहे, माइट भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन मेरा बच्चा ऐसी हो जहां डिस्ट्रीब्यूटेड आपको ज्यादा फायदे में रहे। एक बड़ी मशहूर लाइन, ये मेरे बच्चे आप लोगों ने ये सेंटेंस जहन में रखना है,
मैनेजमेंट में एक बड़ी मशहूर लाइन हम कहते हैं कि जनाब यहां चीजें राइट और रॉन्ग नहीं होती। मैनेजमेंट में या रियल वर्ल्ड में चीजें राइट और रॉन्ग नहीं होती, चीजें एप्रोप्रिएट होती हैं। यानी एक चीज जो मुझे सूट कर रही है वो सकता है वो आपको सूट ना करे, जो बेटे आपको सूट कर रही है हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी को सूट ना करे। तो चीजें सही गलत नहीं होती बल्कि एप्रोप्रिएट या सूटेबल होती हैं, और हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस या उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या हमें सूट कर रहा है और क्या सूट नहीं कर रहा। ओके जी, यहां तक बेटे किसी का कोई क्वेश्चन? अगर चलें लोकल एरिया से, वाइड एरिया से, इसमें भी बेटे देख लें, बिल्कुल सिंपल से सवालात हैं। ऑटम 2014 ये आपकी सबसे पहली अटेम्प्ट थी इस एएफसी और कैफ वाली, सबसे पहली ये अटेम्प्ट थी जब चेंज ओवर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 उसका ए पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सर्वर इन अ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ऊपर बेटे अगर आप देखेंगे तो सर्वर की उसने, ये देखिएगा सर्वर की, फाइल सर्वर की कंप्लीट उसने यहां पर डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर के अंदर फाइल सर्वर क्या होते हैं, नेटवर्क सर्वर क्या, उसने पूरी मुकम्मल डेफिनेशन दी हुई है। एग्जैक्टली वही छाप देनी थी आपने। ब्रीफली डिस्क्राइब फाइल सर्वर एंड नेटवर्क सर्वर, ठीक है, ये भी उसने ऊपर लिखा हुआ है। तीन चीजें उसने पूछी हैं, सर्वर क्या होते हैं, फाइल सर्वर क्या होते हैं, नेटवर्क सर्वर क्या होते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक एक मार्क के हिसाब से आपने उसे एक्सप्लेन कर देना था। LAN and WAN are two popular types of computer network. Briefly describe LAN and WAN and state their, सिंपली देखिएगा बेटे, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स तो आपने बिल्कुल ऐसे ही 2 कॉलम्स बना के उसमें दोनों के जो फीचर्स हैं उनको म्यूचुअली कंपेयर करके डिस्टिंग्विश करना है। आपको लिखने में आसानी रहेगी, एग्जामिनर को चेक करने में आसानी रहेगी। स्प्रिंग 2017 में फिर एक क्वेश्चन इसका आया है, क्वेश्चन नंबर 11 उसका ए पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन लोकल एरिया एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक हो गया, 4 नंबर का सवाल जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही उठा के इसको पेपर में छाप देना था। इसके अंदर मजीद कुछ जो है अपनी तरफ से एडिशन की जरूरत नहीं थी पढ़नी। स्प्रिंग 2020 ये जो पिछली अटेम्प्ट गई है उससे पिछली मेरा ख्याल ये अटेम्प्ट स्प्रिंग की, और a computer network consists of 2 or more computing devices that are connected to share information and resources. Common types of networks are local area network and wide area metropolitan वगैरह। ठीक है, उसने तीनों शक्लें बता दी हैं। पार्ट है, ए पार्ट में वो पूछता है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब यहां सिंपल बेटा देखिएगा, ये देखें हमारी जो ओल्ड मिथ है हमारे दिमाग में, अब उसको वो खत्म कर रहा है। एडवांटेज उसने 4 पूछे हैं लेकिन मार्क्स उनके सिर्फ 2 हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा उन एडवांटेजेस को लिखते हुए लंबी तफसील में ना बैठ जाइएगा। ठीक है, सिंपल से उसको, जैसे ये देखें मैं आपको दिखा भी दूं, जैसे बेटे उसने एडवांटेजेस यहां लिखे हुए, ये देखें, ये यूजेस उसने लिखे हुए। वर्ल्ड वाइड वेब है, शेयरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, ईमेल्स हैं, शेयरिंग डिवाइसेस हैं, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है, इंस्टेंट। बिल्कुल इसी तरह से ही आपने अपना वक्त बचाते हुए और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को वाइंड अप करते हुए, एग्जामिनर को सेटिस्फाई करते हुए आपने उसको आंसर कर देना है। 4 एडवांटेजेस पूछे हैं जिनके सिर्फ 2 मार्क्स हैं। हाँ, फिर प्रोवाइड द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ लैन एंड मैन, ये भी बेटा आपने, ये देखें ये अटेम्प्ट किया हुआ है, लैन और वैन के डिस्टिंग्विशिंग फीचर। और फिर उसके बाद मेरे बच्चे उसने पूछा है हाउ इज मैन डिफरेंट फ्रॉम अदर नेटवर्क्स मेंशन्ड अबव, प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ मैन। ये भी जस्ट 2 मार्क्स का उसने सवाल पूछा है। आप मैन को पढ़ेंगे, इसके अंदर बेटे उसने डिफरेंशिएशन जो है वो आपको प्रोवाइड की है, ये देखिएगा। एग्जाम्पल भी बेटा उसने रेडियो स्टेशन विद इन द सिटी, जैसे ये FM वगैरह हमारे चलते हैं, मैंने आपको केबल की एग्जाम्पल दी है और जो बताया है ये इसके अंदर आप इसको रीड करेंगे पहली ही 2 लाइंस के अंदर तो बेटे आपको डिफरेंस जो है वो मालूम हो जाएगा। वो क्या कहता है, नेटवर्क इंटरकनेक्ट्स यूजर्स विद कंप्यूटर रिसोर्सेज इन अ जियोग्राफिकल एरिया और रीजन
larger than covered by even a large local area network but smaller than the area covered by wide area network। जो बेटा उसने डिफरेंस पूछा है तो उसका डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये अपने स्कोप में लोकल एरिया से बड़ा और बेटे वाइड एरिया से एक छोटा नेटवर्क है। और उसके नीचे बेटे उसने एग्जांपल पूछ दिया, दो लाइनों में, सीधी सीधी दो लाइनों में इसका जवाब हो जाना था। द डिफरेंस ऑफ मैन फ्रॉम लोकल एरिया नेटवर्क इज इट्स स्कोप, इट इज लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क। और नीचे बेटे उसकी एग्जांपल में आपने सिटी बेस कोई केबल नेटवर्क लिख लें, एफएम रेडियो लिख लें, या कोई भी और ऐसा नेटवर्क जिसकी, जैसे बेटे अगर आप मशहूर ऐसे ये लंदन के अंदर उन्होंने एक वाईफाई नेटवर्क डेवलप किया हुआ है पूरे लंदन के अंदर, ठीक हो गया, वो भी एक एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन एरिया की है, एंड सो ऑन। फिर उसके बाद बेटे उसने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, यहां उसने तरतीब थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। असूलन तो इसको सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्सप्लेन करना चाहिए था। अच्छा, इसमें भी अब उसने एक चीज बेटा और देखिएगा, इसने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने पढ़ा होगा और आपको अंदाजा हुआ होगा। कुछ सिस्टम, अब देखिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम है, प्रोडक्शन का एक अलहदा सिस्टम है, परचेज का एक अलहदा सिस्टम है, एचआर का एक अलहदा सिस्टम है, मार्केटिंग का एक अलहदा सिस्टम है। उसी तरह इंफॉर्मेशन का भी एक सिस्टम है जिसे हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट मैंने आपको समझाया था, बिल्कुल ये तो हमने कहानी बिल्कुल शुरू से समझी हुई है कि किसी भी लफ्ज के साथ जब मैनेजमेंट लग जाता है तो मुराद हमारी ये होती है कि इससे मैक्सिमम बेनिफिट किस तरह से लेना है। और फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझाया था, डिफरेंट टूल्स हैं, हार्डवेयर की फॉर्म में, सॉफ्टवेयर की फॉर्म में, प्रोसेस की फॉर्म में, प्रोसीजर की फॉर्म में, जो कि हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम को ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं। इसके बेटे हमने एलिमेंट्स देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, ठीक हो गया, और इसके कंट्रोल्स वगैरह देखे थे। अच्छा, अब बाकी तमाम स्टूडेंट से पहले एक बच्चे ने बेटे हैंड रेज किया था दरमियान में, अब मुझे याद नहीं आ रहा, ओपन सिस्टम और क्लोज, ओपन लूप और क्लोज लूप पे उनका एक क्वेश्चन था, तो उनसे रिक्वेस्ट है बेटा दोबारा हैंड रेज कीजिएगा प्लीज, ताकि उनका जो क्वेश्चन है उसको भी मैं आंसर कर दूं। जी बेटा। जी सर, इधर स्टॉक क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम का लिखा हुआ वो वाली लाइन कह रहा था, स्टॉक कहाँ पे बेटा लिखा है? सर क्लोज लूप सिस्टम है सर, उसके एग्जांपल में। क्लोज लूप सिस्टम के अंदर बेटे जरा देखिएगा, एक मिनट हम इसको जरा देखते हैं। अच्छा जी, हमजा गौहर क्वेश्चन कर रहे हैं और हमजा रईस ने हैंड रेज किया हुआ है। मैं आप दोनों में हमजा पढ़ के कंफ्यूज हो रहा था। हमजा रईस, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ बेटे आता हूँ, एक मिनट जरा ये क्लियर कर लूं पहले। तो क्लोज लूप में बेटे उसने डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, कुछ एग्जांपल दी हुई है, जरा इसको देखते हैं। स्टॉक क्रेडिट वाली। अच्छा बेटा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। ये बच्चे कहां पर लिखी हुई है, माजरत मैं ढूंढ नहीं पा रहा। बेटे आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? माइक ही मेरा ख्याल इनका बंद हो गया है। जी सर, वो बुक में लिखी हुई थी नोट सर, मैं ले नहीं सका, वो मैंने आज लेने जाने से सर। अच्छा चले, फिर बुक आपके पास मौजूद होगी, बुक से मुझे पेज नंबर बताएं ताकि मैं बुक में, मेरे पास भी पड़ी है, मैं भी ओपन कर लूं। मुझे पेज नंबर बताएं बुक का। सर पेज नंबर 263। पेज नंबर 263। एक मिनट हमजा बेटा, मैं बुक ना ओपन कर दूं। पेज नंबर 263, पेज नंबर 263, पेज नंबर 263 पर उसने बेटे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं क्लोज लूप कंट्रोल की। और इसमें बेटे कौन सी बुलेट आप कह रहे हैं? सेकंड लास्ट बुलेट, सेकंड लास्ट। स्टॉक और क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम वेयर द सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक्स रिस्पॉन्सेज। जी बेटा ये देखिएगा, सबसे पहले तो हमजा मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, समझाइएगा बेटे मुझे जरा।
क्लोज लूप कहते किसे हैं पुत्र? क्लोज लूप कंट्रोल कौन सा होता है? थोड़ा सा वजाहत करेंगे। सर जो कि इनपुट के बजाय आउटपुट को कंसिडर करता है और उसके मुकाबले में करेक्टिव या कंसिडरेशन करता है अपने बिल्ट इन कंट्रोल सिस्टम की बदौलत। अच्छा, इनपुट को बेटे वो कंसिडर नहीं करता? सर क्लोज लूप सर इनपुट को सर कंसिडर करता है, लेकिन सर आउटपुट की बुनियाद, सर स्पेसिफिकली आउटपुट की बुनियाद पे जो अपनी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड वगैरह करता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये जो बात आप मुझे बता रहे हैं, ये आपने कहाँ से पढ़ी है कि वो आउटपुट की बुनियाद पे बेटे करता है? ये कहाँ से आपने पढ़ा है? नहीं सर, वो पढ़ा था नहीं, लेकिन सर वैसे वो, क्योंकि बेटा मैंने तो क्लास में ये चीज एक्सप्लेन नहीं की थी। मैंने तो क्लास में जब एक्सप्लेन किया था तो मेरे बच्चे मैंने तो ये कहा था कि जो क्लोज लूप कंट्रोल होते हैं वो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके अंदर इनपुट और आउटपुट बेटे स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है। इनपुट और आउटपुट बेटे स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है। इनपुट और आउटपुट के दरमियान बड़ा एक, जिसे कहें कि स्ट्रांग लिंक है, क्लियर, जिसकी बेटे अगर आपको याद हो तो मैं मिसालों के अंदर आपको मिसाल में समझाया था। जैसे बेटे कस्टमाइज्ड फर्नीचर वाला है, चेन्योट की हमने एग्जांपल डिस्कस की थी कि वो लोग बेटा आउटपुट तब ही देंगे जब हम उनको इनपुट प्रोवाइड करेंगे। कुछ याद आ रही है एग्जांपल? जी जी सर। हाँ, हमने तो बेटे डिफाइन इसको ऐसे किया था कि क्लोज लूप कंट्रोल्स ऐसे कंट्रोल्स को कहते हैं जहां किसी भी सिस्टम की इनपुट और आउटपुट स्ट्रांगली कनेक्टेड या स्ट्रांगली एसोसिएटेड होती है। ठीक है, अब आपको एग्जांपल समझने में ना इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। स्टडी टेक्स्ट के ऊपर देखिएगा, पेज नंबर 263, क्लोज्ड लूप कंट्रोल की सेकंड लास्ट बुलेट पढ़ रहा हूं। स्टॉक और क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम वेयर द सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक्स रिस्पॉन्सेज। अब इसमें बेटा एक चीज देखें, आप जरा एग्जाम्पल देखिएगा। आप मेरे बच्चे एक बैंक में जाते हैं। हमजा, आवाज आ रही है हमजा बेटा? सर हाँ, आप एक बैंक में जाते हैं और बैंक से बेटा आप लोन लेते हैं। ठीक है, बैंक से आप क्रेडिट लेते हैं। वो क्रेडिट आप बिल्कुल टाइमली पे करते हैं, जो उसका टाइम है, जो रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल टाइमली बेटा आप उसको पे करते हैं। आपने क्रेडिट की रिक्वेस्ट की, बैंक ने आपको क्रेडिट दिया, आपने उस क्रेडिट को टाइमली पे कर दिया। ठीक है, जब बैंक ने कहा तब आपने पे कर दिया, जब आपने बैंक ने, तो बेटे इनपुट और आउटपुट में मिल रही है क्लोज एक लिंक। जी सर। ठीक है, अब आपकी बेटे चूंकि रेपुटेशन, आपकी इनपुट बड़ी अच्छी है। ठीक है, इनपुट बड़ी अच्छी है आपकी। जब बैंक की रिक्वायरमेंट होती है आप पैसे वापस कर देते हैं, जब बैंक आपको इंस्ट्रक्शन देता है। अब बेटा जब आप उनसे कहेंगे कि यार मेरा क्रेडिट बढ़ा दो, पहले आप मुझे 1 लाख का उधार देते हो, देखो यार मेरा, पंजाबी में हम इसे व्यार कहते हैं, समझते हैं पंजाबी थोड़ी बहुत बुनियादी ना, कि हमारी क्रेडिबिलिटी बेटा, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में, अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि मेरी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो क्या ख्याल है सिस्टम ऑटोमेटिकली इस चीज को कंसिडर करेगा? जी। कि भाई अब देखें, सिस्टम इज डेवलपिंग अ वेरी क्लोज एसोसिएशन बिटवीन इनपुट और आउटपुट। चूंकि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी अच्छी है, तो इसलिए बेटे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिट की लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दी है। तो इसलिए बेटे ये, हाँ, इसलिए ये क्लोज लूप है। अब आप जितने अच्छे से लोन पे करते चले जाएंगे, जितने अच्छे से बेटे लोन पे करते चले जाएंगे, सिस्टम आपकी क्रेडिट वर्दीनेस हमजा उतनी बढ़ाता जाएगा कि कम करता जाएगा? बढ़ाता जाएगा सर। बढ़ाता जाएगा, हाँ। लेकिन बेटा लोन पे करने में आप जितनी डंडियां मारेंगे वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस उतनी कम करता है। हाँ, तो देख लें बेटे, इनपुट एंड आउटपुट इज क्लोजली एसोसिएटेड। ठीक है, आप बैंक को जितना अच्छा जितना जल्दी जितना टाइम पे करते जाएंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ाता जाएगा। जहां जहां आप डंडियां मारेंगे, अकॉर्डिंगली सिस्टम आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कम करता जाएगा। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर होती है बच्चे बात के नहीं? जी सर, लेकिन सर बुक में लाइन भी लिखी हुई है कि सर जी पढ़िएगा बेटा, रिकॉर्ड आउटपुट इंस्टेड ऑफ इनपुट। बेटा देखिएगा, अब सिस्टम के पास एक चीज कंसिडर करें,
उसने कहीं ये तो नहीं कहा, कहां से आप लाइन पढ़ रहे हैं, मुझे आइडेंटिफाई कीजिए सर प्लीज बुक जरा। में 262 की सर सेकंड लास्ट लाइन है 262। 262 में बेटे, हाँ जी 262 में कंट्रोल सिस्टम, उसके नीचे टाइप्स ऑफ कंट्रोल, फिर सर कहां पर बेटा? सर क्लोज लूप सिस्टम की सर दूसरी लाइन है सर, दूसरी लाइन है, एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम टेक्स इनपुट अंडर द कंसिडरेशन एंड सर डज क्लोज नॉट लूप। रिएक्ट। जी बेटा एक मिनट, पहले ओपन की बात कर लेना कि ओपन चलो लूप क्या होता है, जो सही। इनपुट को अंडर कंसिडरेशन रखता है एंड डज नॉट रिएक्ट टू द फीडबैक टू ऑब्टेन द आउटपुट। ये देखें, इसको समझिएगा। मैंने आपको बेटा इसमें पेप्सी की एग्जांपल दी थी, कोक की एग्जांपल दी थी, वॉशिंग मशीन की एग्जांपल दी थी, हैंड ड्रायर की एग्जांपल दी थी। देखें कैसे मैंने हैंड ड्रायर के नीचे हाथ रख दिए, किस पर्पस के लिए बेटे? मैं आउटपुट क्या चाह रहा हूं उससे, ड्राइंग ऑफ हैंड्स। कि मेरे हाथ जो हैं वो सूख जाएं। अच्छा बेटा, वो कब तक चलता रहेगा मुझे बताएं ड्रायर? सर जब तक हम उसके हमारा हाथ उसके सामने होगा हाथ हाथ बेशक सूखा है या नहीं सूखा, या सूख सूख के सड़ गया है, वो तब तक इनपुट देनी बंद नहीं करेगा जब तक बेटे हम नीचे से हाथ हटाएंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? वो हमारे हाथों के सूखने का वेट नहीं कर रहा, बल्कि वो वेट कर रहा है कि जब हम नीचे से हाथ हटाएं सेंसर बंद हो और वो अपनी इनपुट बंद करे। तो बेटा उस हैंड ड्राइंग मशीन के लिए हाथों का सूखना जो कि आउटपुट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या गर्म हवा फेंकना जो कि इनपुट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इनपुट। इनपुट ज्यादा। अच्छा दूसरी तरफ देखें क्लोज लूप में, इसमें अब इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था आप लोगों को सिंपल बताने के लिए कि बेटे इनपुट और आउटपुट इतनी स्ट्रांगली एसोसिएटेड नहीं है। हो गई ये बात क्लियर? यस यस। अच्छा क्लोज लूप में मेरे बच्चे देखिएगा, अ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इज आल्सो रेफर्ड एज अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक, जैसे जैसे बेटा आउटपुट वापस आती जाएगी, जैसे जैसे आउटपुट वापस आती जाएगी अकॉर्डिंगली इनपुट भी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे देख, ये समझिएगा बात को, जैसे जैसे बेटा आप लोन रीपे करते गए, लोन रीपे करते गए, वैसे वैसे बेटा आपकी क्रेडिट वर्दीनेस इंक्रीज करती गई। जी बिल्कुल। आपका लोन पे करना, लोन रीपे करना बेटा एक फीडबैक है। यस सर। ये फीडबैक जितनी पॉजिटिव होगी बैंक वाला बेटा आपकी लिमिट उतनी इंक्रीज बढ़ाएगा। करता है, बढ़ा देगा। तो हम क्या कह रहे हैं भाई, फीडबैक बेस्ड है जिसमें इनपुट और आउटपुट क्लोजली एसोसिएटेड है। जरा देख लें वो आगे क्या, एंड डज नॉट रिएक्ट ऑन एंड दिस सिस्टम रिकॉर्ड द आउटपुट इंस्टेड ऑफ इनपुट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड। बेटा ये जो लाइन है ना, मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू द नीड, काइंडली इसे बेटा अंडरलाइन कर दें, हमजा बेटा इसे अंडरलाइन कर दें। असल जो इस लाइन का मतलब है बेटा वो ये लिखा हुआ है उसमें कि जैसे ही रिक्वायरमेंट चेंज होगी वो अपनी सिचुएशन को फौरी तौर पर वैसे मॉडिफाई कर लेगा। देखें अब कैसे, आपके कमरे में एयर कंडीशनिंग मशीन चल रही है, आपने टेम्परेचर मेरा बच्चा सेट किया हुआ है उसका 25 पे, कूलिंग होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, जैसे ही बेटे बाहर का टेम्परेचर 25 पे पहुंचेगा एयर कंडीशन क्या करेगा? टेम्परेचर अपना जो कूलिंग करना बंद कर देगा, कम कर देगी। कूलिंग करना। लेकिन बेटा जैसे ही टेम्परेचर 25 से ऊपर नीचे हुआ वो कूलिंग करना फिर शुरू कर देगा। यानी आउटपुट, वो जो बेटे वो कूलिंग दे रहा है, जो आउटपुट दे रहा है, एसी के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कब आउटपुट देनी है और कब नहीं देनी। ठीक है, तो इससे एयर कंडीशन को बेटे हम क्लोज लूप क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसके लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो इसकी आउटपुट है। ठीक है, ठंडी हवा फेंकना इसकी आउटपुट है ना, और अंदर का इसका जो मैकेनिज्म चलता है वो इसकी इनपुट है। तो अगर बेटा ठंडी हवा की जरूरत पड़ेगी तो फिर ये इनपुट को चलाएगा। प्रियोरिटी किस चीज की हो गई, इंटरनल मैकेनिज्म की या ठंडी हवा की? सर उस पे ठंडी हवा, सर बाहर की जो ठंडी हवा, हाँ जी, आउटपुट की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। क्लोज लूप में बेटे किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? आउटपुट की। आउटपुट की। लेकिन वो पहले बेटा जो हमने हाथ सुखाने वाली मशीन की एग्जांपल दी थी उसमें हाथ सूखे हैं या नहीं सूखे, उसने गर्म हवा फेंके चली जानी है, उसमें बेटा इंपॉर्टेंट चीज ज्यादा क्या है? सर उसमें हाथ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है हाथ। उसमें हाँ, उसमें इनपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओपन लूप में इनपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
जो क्लोज लूप है उसमें मेरा बच्चा आउटपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी जो बेटे कहानी है, मैं इसको जल्दी से सम अप कर दूं। ऐसे सिस्टम्स या ऐसे कंट्रोल्स जिसमें इनपुट और आउटपुट क्लोजली एसोसिएटेड नहीं होती, और क्लोजली एसोसिएटेड ना होने की वजह से ज्यादा फोकस किसके ऊपर होता है, इनपुट के ऊपर, कहलाते हैं बेटे ओपन लूप। ऐसे सिस्टम जिसमें इनपुट और आउटपुट क्लोजली एसोसिएटेड हो और ज्यादा फोकस हम आउटपुट पे रखते हो, ये बेटे क्या कहलाते हैं, क्लोज लूप कहलाते हैं। क्लियर हुई है बात कि नहीं हुई मेरा बच्चा? होगी सर। श्योर? यस सर। चलिए दोबारा इसको, जी लाइन जी से जी मसला बना, लाइन से मसला बना तो वो ठीक हो। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, मसले हल करने के लिए बैठे हैं। आप इसको ना दोबारा से एक दफा पढ़ लीजिएगा, अगर कंफ्यूजन हो तो आप ग्रुप में मुझे बताइएगा, मैं वहां इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके? यस सर, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम जी। हमजा रईस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा। सर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम की पीछे डेफिनेशन दी हुई है और उसके बाद उसको कंपेयर किया है और फिर दोबारा इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बताया गया है। तो सर ये इसको बता देंगे कौन सी डेफिनेशन करनी है? बेटा दोनों ही कर लें, एक जैसी ही है, कोई फर्क नहीं है, लफ्जों का डिफरेंस है सिर्फ। ये हमारी ना, माजरत के साथ नाराज ना होइएगा, ये हमारी आई कैप की बुक को ना बीमारी है। ये एक ही बात दो तीन दफा, चार दफा एवं फजूल लिखता ही चला जाता है। दोनों को सर पढ़ आपकी के बुक देख में है। लीजिएगा, कंफ्यूजन कोई नहीं है। हाँ जी, सर आपकी बुक में है। ये एग्जैक्टली बेटा मैंने भी वहीं से लिखी है। मैं कौन सा मतलब फरिश्तों से लेके आया हूँ पुत्र, जो मुझे लगा मैंने शायद नोट्स आप। लिखी। नहीं 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 नहीं, मैंने जो बेटा नोट्स देखे, सिंपल सी चीज है बेटा हमारी ना। एक बात समझिएगा, यस सर। अगर स्टडी टेक्स्ट में, ये सारे बाकी तमाम स्टूडेंट्स भी सुन लें, अगर बेटे कोई चीज स्टडी टेक्स्ट में, मैंने जो नोट्स बनाए हैं मैंने स्टडी टेक्स्ट से कॉपी किए हैं, मैंने अपनी बीच में कोई रिसर्च नहीं डाली। सिंपली मैंने क्या किया है, उसका अरेंजमेंट जरा ठीक कर दिया है, ताकि बेटा बच्चों को स्टडी टेक्स्ट याद करने में जो प्रॉब्लम आती थी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बस। इवन आप ये देखें, अगर कोई चीज स्टडी टेक्स्ट में मेरे बच्चे गलत लिखी हुई है, मैं क्लास में पढ़ा देता हूं सही करके कि बेटा इसको असल इसका मतलब ये है, लेकिन स्टूडेंट्स को मैं रेकमेंड ये करता हूं कि बेटा जो स्टडी टेक्स्ट में लिखा है, जो नोट्स में लिखा है, आपने वो ही जाके बुक पेपर में लिखना है। लेकिन उसके बिहाइंड बेटा क्या है भाई, हमने तो आई कैप से फिलहाल पेपर पास करना है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो इसलिए बेटा मैं उसमें से बेटा अपनी ना, मैंने कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं की हुई। उसने अगर 2 जगह डेफिनेशन लिखी है ना, आप थोड़ा सा गौर करोगे तो उसके लफ्ज तकरीबन सेम ही होंगे। अगर कोई एडिशनल चीज है तो उसको मर्ज कर लो, मिक्स कर लो, वो कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। यस सर। सर इसके अलावा ये ओपन लूप और क्लोज लूप में जो ऊपर डिफरेंस बयान किया है उसमें सर कह रहा है दे डू नॉट हैव इनबिल्ट कंट्रोल और डू हैव इनबिल्ट कंट्रोल, इसके बारे में बता दें। बेटे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दूसरे हमजा भाई को एग्जांपल दे रहा था, सर हैंड बिल्ट का ड्रायर। समझ नहीं आई। जी पुत्र, बिल्ट कंट्रोल की समझ नहीं आई। बेटे इनबिल्ट, सर ये क्या है? इनबिल्ट, हाँ, इससे मुराद बेटे क्या होती है, जैसे कंट्रोल उसके अंदर मौजूद होता है, यही बेटा मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं, जरा सुन लीजिएगा। एग्जाम्पल आप सुन रहे थे? यस सर, क्लियर। हाँ, उसके अंदर बेटा कोई इनबिल्ट कंट्रोल नहीं है जिससे हैंड ड्रायर को पता लगे कि हाथ सूख गए हैं कि नहीं सूख गए। बेटा वॉशिंग मशीन घर में अगर आपने, अगर नहीं करते तो किया करें, अम्मी की अगर थोड़ी हेल्प की हो कभी वॉशिंग मशीन वगैरह चलाने में, तो वॉशिंग मशीन में बेटा आप कपड़े फेंके, वो कपड़े घूम रहे हैं, चल रहे हैं, वॉशिंग मशीन में कोई ऐसा सेंसर लगा है जो बता दे कि जी कपड़े साफ हो गए, निकाल लो? नो सर। वो तो उसने तो चक्रियां देते चले जाना है, यस सर। उसमें कोई इनबिल्ट कंट्रोल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बेटे एयर कंडीशन में सर उसमें है, और टेम्परेचर के मुताबिक उसमें है, जैसे ही टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा वो फौरी तौर पर उसका कंप्रेसर ऑन या ऑफ हो जाएगा। यस सर। ठीक है, इसी तरह एक और बेटे छोटी सी एग्जांपल देखें, सिंपल सी एक एग्जांपल, ऑल आई नो के टाइम जरा एक आधा मिनट ऊपर हो गया, लेकिन चले कोई नहीं। सरहद के ऊपर बेटे, या आपके पास अगर एक टाइम थोड़ा निकले ना हमजा, तो नोट करो बेटे अपने पास आयरन डोम। आयरन डोम। आयरन डोम, ये मैं इधर स्क्रीन के ऊपर भी लिख देता हूं, आयरन डोम, IRON, आयरन डोम। ये मेरे बच्चे इसराइल का एक हथियार है, इसराइल का एक मिसाइल सिस्टम है। यूट्यूब के ऊपर आपको इसकी ना बड़ी शानदार सिस्टम को समझने में या क्लोज लूप को समझने में ये
वहां पर इन्होंने मिजाज